हेलो डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है defenseGyan.com पे। और आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी एज अ सोल्जर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो क्लास में आज बात करेंगे स्पोर्ट्समैन एंट्री के बारे में भी बात करेंगे, जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है, आप वहाँ से एज अ नाइब सूबेदार भी ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए हवलदार भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एज अ आप नॉर्मल सोल्जर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर 3 ways टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज। तो हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी बताएंगे, और बहुत सारी चीज़ हैं जो मिस आउट हो जाती हैं हर किसी से, वो भी मैं समझाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीडी यानी ग्राउंड ड्यूटी। इंडियन आर्मी ऑफिसर का इंडियन आर्मी जो सोल्जर्स रहते हैं उनके लिए ग्राउंड ड्यूटी की जो सर्विस होती है वो, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया जो रहता है वो 17 यानी 17.5 से 21, यानी इसके लिए ओपन रैलीज आती हैं, वो आपको पता है, जिनमें टाइम लिमिट सबसे पहले फिजिकल होता है, आफ्टर दैट यू हैव अ मेडिकल, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिजिकल के तुरंत। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, इसमें आप अगर 12th पास हैं तो चलेगा, बट आप 10th पास हैं, पहले क्या था कि 10th पास अब 3rd डिवीज़न भी हो चलेगा, बट राइट नो अभी प्रेजेंट टाइम पे कि आपको 10th पास अगर आप हैं तो 3rd डिवीज़न आपका नहीं चलेगा। आपको 10th पास है तो आप 2nd डिवीज़न से पास होना चाहिए, तब आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 12th में हैं तो आपका चलेगा, यानी ±45 भी, यानी आपकी 3rd डिवीज़न भी हो चलेगा 12th अगर आपने पास की हुई। तो ये जीडी की क्रेडिबिलिटी थी। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसकी जो हाइट का रहता है, चेस्ट का रहता है, फिजिकल की क्राइटेरियाज बता देता हूँ सबसे पहले मैं, वो हर किसी की सेम रहेगी। तो सुन लीजिए, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन और स्पोर्ट्समैन सबके लिए एक ही चीज़ है। इसमें आपको जो टाइम लिमिट मिलती है आपके एरिया के अकॉर्डिंग रहेगी, कितने तेज़ वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। बट जो एज यानी आपकी हाइट का रहता है, सबसे चीज़ जो मैटर है वो हाइट, वहाँ पे 151 ही लेते हैं वो लोग। और बाकी ये मान के चलिए कि आपका अगर हाइट का है तो आपको कुछ सेंटीमीटर कहाँ की वजह से छूट मिल जाएगा, 157 मिनिमम लेते हैं। बट अगर आप कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं, जहाँ पे या पहाड़ी रीजन है, कोई हिली रीजन है, वहाँ से, या उत्तराखंड के रीजन है आपका, गोरखा हैं आप, कुमाऊँ के हैं, गढ़वाल के हैं, तो आपके लिए स्पेशली एक हाइट में छूट मिलेगी। और दूसरी चीज़ चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन का बता देता हूँ, जो छाती का रहता है, अगर छाती जब आपकी नपती है तो विदाउट एक्सपेंशन आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और विथ एक्सपेंशन यानी +6 सेंटीमीटर लेते हैं वो लोग। पहले +5 था, +6 कर दिया तो 83 के आसपास, 83 सेंटीमीटर वो लोग लेते हैं। ये आफ्टर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन यानी फुलाने के बाद। और छाती यानी ऊपर पे नहीं लगती, अपर चेस्ट पे नहीं लगती, लगती है जो ये लोअर चेस्ट पे लगती है, यानी लोअर चेस्ट से ऐसे कर्व लेके आते हैं वो लोग छाती के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या बात करेंगे, ये तो आपका हो गया हाइट के बारे में बता दिया। हाइट के आपके बार्स लगे होते हैं, पहले आपको भगा दिया जाता है कि हाँ भाई एक मतलब ये मान के चलिए इस टाइप का मैं आपको बता देता हूँ। ये गेट बना रहेगा, यहाँ पे अगर आपका सर लग रहा है, अगर आपको झुका के जाना पड़ेगा, सर यहाँ पे लग रहा है तो आप बाहर चले जाएंगे। बट अगर आपका चाहे छू नहीं रहा है तो आपको वो पीछे कर देंगे, बोला चलो भाई वापस, क्योंकि वो हाइट कम है, उनका एक हाइट का मेजरमेंट रहता है, यही चीज़ होगी। अब हम सोल्जर टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। जीडी में जो आपको सर्विस मिलती है वो गार्ड्स की मिलती है, काफ़ी आपके जो राइफल्स की मिलती है, वहाँ आपको जॉब मिलती है। टेक्निकल में जो सेक्टर्स होते हैं वो पूरे टेक्निकल, मान के नाम से ही तकनीकी वाले सेक्टर हो जाते हैं। इसमें ये मान के चलिए इन्फेंट्रीज वगैरह का जो काम है, मैकेनाइज वगैरह, यहाँ से आपको मिल सकती, सिग्नल की जॉब होगी। इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 17.5 से लेकर 17.5 से लेकर 23 तक है। और इसमें जो आपका है वो 50% यानी 50% होनी चाहिए, किसमें, 12वीं में, 12th पे आपकी होनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट में सेक्शनल, यानी जैसे आपके ओवरऑल बंदी 52 चलेगा, बट आप किसी भी सब्जेक्ट में 45 से नीचे नहीं होने चाहिए, -45 नहीं होने चाहिए, यानी मिनिमम आपके एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए चलिए किसी आपके एक सब्जेक्ट में 34 नंबर है, यानी मैथ्स वगैरह, या किसी में 34 नंबर है, बट ओवरऑल आपके 63 हैं, आपको फिर भी नहीं लेंगे, आपके मिनिमम 45 तो होने ही चाहिए टेक्नीशियन के लिए। सेम क्रेडिबिलिटी है। रेस के बाद आपका चेस्ट होगा, चेस्ट के बाद आप ये मान के चलिए हाइट नपेगी, हाइट के बाद आपको क्या चिनअप्स कराते हैं, फिर उसके बाद आपको डिश होती है, मिनी कहते हैं, जो गड्ढे के ऊपर से कूदवाते हैं, जिसको कहते हैं लॉन्ग जंप कहा जाता है। और कुछ यहाँ पे बारबेल्स क्या बोलते हैं, आपको लकड़ी पे भी चलाते हैं ताकि आपको बैलेंस चेक करने के लिए। आफ्टर दैट देयर इज़ अ मेडिकल।
उसके बाद मेडिकल। अब हम क्लर्क की बात कर लेते हैं। क्लर्क थोड़ा माना जाता है कि पढ़ा लिखा सा लड़का रहता है, तो 17.5 यानी 17.5 से लेकर 23 तक, तो इसमें 12th पास होना ज़रूरी है और 60% सबसे अच्छी बात क्या है कि फर्स्ट डिवीज़न आपकी होनी ज़रूरी है। और इसमें मैंने एक स्पेशल चीज़ क्या है कि 50% आपका सेक्शनल होना चाहिए, नहीं हर किसी में आपका मिनिमम 50%। सेम कंडीशन यहाँ पे 45 थी, इधर पे 50 हो जाएगी। 50 आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, इन दोनों में जो रिटर्न होता है, यानी टेक्निकल का और क्लर्क का जो रिटर्न होता है वो हल्का सा आपको टफ पड़ता है। सेम प्रोसेस है, पहले फिजिकल के बाद आपका मेडिकल का रिटर्न होता है। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहते हैं क्लर्क और टेक्नीशियन दोनों में, और 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जनरल साइंस आता है, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश, मैथ्स इजीली, और जीएस में ये हो गया जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के साथ। काफ़ी 50 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें, जो 200 मार्क्स के होते हैं। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे ट्रेड्समैन के बारे में, जिसमें ट्रेड्समैन में क्या क्या आते हैं, कॉबलर, मोची हो गया आपका, बार्बर, माली वगैरह, ये सारे जॉब्स होते हैं, और जॉब्स जो होती हैं। यानी 17 पॉइंट्स में भी सेम एज क्राइटेरिया 17.5 से लेकर 23 तक का है। इसमें आप 10 पास भी होंगे चलेगा। मेसन वगैरह के लिए तो 8 पास भी हो सकता है, और अगर आप ITI किया तो आपने वो भी चलेगा। अंडरस्टैंड? इसमें सेम प्रोसेस है। इसमें आपको फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी, दौड़ाया साथ में जाएगा। कंपटीशन ज़्यादा रहता है क्योंकि एज क्राइटेरिया जब बढ़ जाता है तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। तो ट्रेड्समैन के लिए आपने ये चीज़, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं जिसके लिए हमने वीडियो ज़्यादा फोकस रखी है, वो है हमारा स्पोर्ट्समैन कोटा। मैं इसको आज बहुत काफ़ी ब्रीफ करूँगा। स्पोर्ट्समैन का जो कोटा रहता है ये उन लोग के लिए है जिन्होंने कभी रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने आप को नेशनल लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स कोई भी हो, आर्चरी हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग ही क्यों ना हो, आपका कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, वटेवर। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ रहेगी। पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। 17.5 से लेकर 21 किसका रहेगा जब आप GD लेवल के लिए अप्लाई करोगे। बट अगर आप हवलदार लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 17.5 से 23 हो जाता है। नायब सूबेदार के लिए कर रहे हो तो 17.5 से 24 हो जाता है आपका एज क्राइटेरिया, ये बढ़ जाता है। लेकिन इसमें आपको प्रोबेशन यानी आपको क्या करना होता है, इसमें 1 साल का टाइम लिमिट मिलता है और इसमें 3 साल का टाइम लिमिट मिलता है। मतलब आपने ज्वाइन करने के बाद, सर्विस को ज्वाइन करने के बाद आपने 1 साल के अंदर कुछ मेडल जीत के दिखाना पड़ेगा अगर आप सिंगल में हैं। अगर आप मेडल यहाँ जीत गए तो आप सीधा ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसे आपके पास प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं। और अगर यहाँ पे आपको 3 साल के टाइम पर अगर नायब सूबेदार से अगर आप कोई भी मेडल जीत गए, भले आप ब्रॉन्ज मेडल भी क्यों ना जीते हैं, तो आपका प्रमोशन तगड़ा होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन। अब ये तो मैंने एज क्राइटेरिया बता दिया। भाई आप फॉर्म भरे तो क्या क्या चीज़ हमको चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, ये चीज़ बता देता हूँ कि हाँ इसमें आपको जो भी क्राइटेरिया में बनाएगी। अब देखिए GD लेवल पे आपको 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, सेम चीज़ है। सेम ये 10th 12th यहाँ पे भी, 10th 12th यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे आपको सिर्फ 10th तक का चाहिए आपका, अगर आप हिल से हैं यानी किसी पहाड़ी इलाके से तो हिल का सर्टिफिकेट बनता है, गोरखा का किसी का बनता है तो वो सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट मान के चलिए। कास्ट सर्टिफिकेट स्थायी प्रमाण तो यानी डोमिसाइल जिसको कहते हैं वो आपको लेके जाना पड़ता है। फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी पड़ती है अपनी जो वहाँ पे ज़रूरी है। एफिडेविट पहले से बनाना पड़ता है, NOC वगैरह की। हाँ अगर मेरे हाथ पाँव में अगर कोई चोट लगी तो उसका कोई जिम्मेदार सिर्फ मैं ही रहूँगा। ये सारी चीज़ें होती हैं ओपन एलिज में। अब हम लोग बात करेंगे सेम जो क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पर भी है 10th 12th का। आपके पास एक एक्सेप्शनल क्या होना चाहिए, नेशनल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या नेशनल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि पहले स्टेट चलता था क्योंकि कंपटीशन कम था। अब सर्टिफिकेट आपके पास नेशनल लेवल का रहना ही चाहिए। तो जैसा कि मैं बोला था इंडिविजुअल एंड टीम। इंडिविजुअल में क्या होगा, जो भी आपके सिंगल गेम है यानी जो आप पर्सनली खेलते हैं, बॉक्सिंग हो गया, आर्चरी हो गया, यानी इस टाइप का, यानी आपका मान के चलिए जो भी आप पर्सनल अपने ओन पे खेलते हैं। एथलेटिक्स हो गए, कुछ इस टाइप के गेम्स हैं जो आप पर्सनली खुद खेलते हैं, यानी जिसमें आप अकेले रिप्रेजेंट करते हैं। किक बॉक्सिंग हो गया, सम ऑफ द थिंग्स आर देयर। टीम स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एनीथिंग, एनी ऑफ द थिंग्स। बास्केटबॉल हो गया आपका, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वट जो भी आपकी टीम है वो वहाँ पे आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए। देखिए इंडिविजुअल हो या फिर टीम हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपने पूरे नेशनल में रिप्रेजेंट किया होना चाहिए। और आपकी टीम जो है, आपकी टीम ने, जो आपकी टीम है उसने, जब आपकी टीम की बात कर रहा हूँ तो सेमीफाइनल में मिनिमम आप जगह बनी होनी चाहिए। यानी वही बात है, आपकी टीम टॉप 3 में रहनी चाहिए, टॉप 3 में। या फिर फाइनल्स हैं तो बहुत बढ़िया, आपने जीते हैं तो ये तो अच्छा है। और यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई मेडल होना चाहिए, आपने मेडल जीता होना चाहिए। यानी टॉप 3 की बात कर रहा हूँ मैं, वही आप सिर्फ आएंगे टॉप 3 तभी जाके आप
अब इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बताया, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रायल होगा, आपका जो स्पोर्ट्स आपने चूज़ किया जिसमें आपका सर्टिफिकेट है, कबड्डी, एथलेटिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वाले हो गए, शॉट पुट्स वाले हो गए, ये मान के चलिए, और किसी का मान के, और क्या वेट लिफ्टिंग में होते हैं कुछ वेट लिफ्टिंग वाले हो गए, बॉक्सर्स हैं, क्रिकेट हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल वाले भी रहते हैं काफ़ी, उन सब के लिए अपना अपना सबका ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद आप लोगों का एक नॉर्मल सा फिजिकल होगा जिसमें आप सभी को दौड़ाया जाएगा, और इसमें कंडीशंस होती थोड़ी बहुत, ये मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग ही अगर मान के चलते हो तो स्पोर्ट्स का ठीक रहता है। स्पोर्ट्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी है, थोड़ा टाइम सर्व कीजिए, आफ्टर दैट आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है। इसमें आप मान के चलिए नो रिटन एग्जामिनेशन इज़ देयर। अब बता देता हूँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन जिसमें होता है नहीं, जीडी क्लर्क हो गया, आपका ट्रेड्समैन हो गया, फिर टेक्निकल हो गया, सब में एक चीज़ का क्या है, एनसीसी का काफ़ी फ़ायदा। अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपको आई थिंक 15 मार्क्स मिलते हैं, बी है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, और ए है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ये मार्क्स आपको 200 में से मिलेंगे। जीडी में 100 नंबर का होता है तो वहाँ पे आपको सेम नंबर मिलेंगे। तो कहते हैं कि जो सी वालों का होता है उनका तो पेपर भी नहीं होता, क्योंकि पासिंग मार्क्स ही आपके 32 होते हैं। आई थिंक पासिंग मार्क्स आपका ये 200 में से 32 रहता है, कुछ इस टाइप का, ऐसा समथिंग। पासिंग मार्क्स काफ़ी कम है, बहुत ही कम आपका पासिंग मार्क्स रहता है। 100 में से 32 आई थिंक, हाँ 100 में से 32 है इन लोगों ने कर रखा है। फिर आपके ऊपर से सी सर्टिफिकेट मिल गया तो हो जाता है। और एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के पास जो भी जीडी वाले होते हैं उनको तो रिटर्न भी देने के लिए नहीं बोलते, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर सी सर्टिफिकेट आप तो आपको रिटर्न देने की भी ज़रूरत नहीं। तो उससे ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आर्मी, हाउ टू वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज ए सोल्जर। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या कोई सजेशन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।